तो वो जो क्रश किया हुआ जूस है वो सारा इस डिक्की के अंदर आ गया। इसके अंदर बड़ी हीट निकल रही होती है। 2-3 दिन इसको ठंडा करने में लगेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका नशा बढ़ता जाएगा। देखिए लगातार ये भट्टी हीट दे रही है और वो स्टीम जो बनेगी उस स्टीम से ही ये सारी फेनी निकलेगी। जितना हम छोटा लकड़ी डालते हैं उतना ज्यादा स्टीम आता है। इसका टेम्परेचर कम हो चुका है। इधर अभी दारू का आवाज आता है। कैन लगे हुए हैं, इसके अंदर विस्की जा रही है। साइंस ने तरक्की कर ली तो ऑटोमेटिक प्लांट आने लग गए। आप तो अभी भी देसी तरीका अपना रहे हैं। नहीं तो इसी पे बनाना है, इसी पे सुपारी है। अभी वो छोटा बच्चा ये मिलन टाइप का है। मिलन मतलब एक ब्रीड है उनका। हर एक सुपारी का अलग अलग ब्रीड रेट है। वो ब्रीड के हिसाब से चलता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हो, क्या सरकार ने आपको प्रोत्साहन दिया? गोवा की गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है इस बात के लिए? ज्यादा करके माल भी लीकर भी गोवा से एक्सपोर्ट हो रहा है। आटे के काजू, मैदे के काजू, ये मिलावट वाला काम यहाँ भी चल पड़ा है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि काजू की खेती कैसे होती है, उसके बाद फेनी कैसे निकलती है। अब हम एक ऐसे प्लांट पे आए हैं, प्रतीश भाई हमें ऐसे प्लांट पे लाए हैं जो मौके पे चल रहा है। यानी कि आप दारू निकलती हुई देखेंगे। हमारे यहाँ इसको हथकड़ बोलते हैं हरियाणा पंजाब की तरफ। बिहार चले जाएं तो महुआ बोलते हैं, या इसको फेनी बोलते हैं। ऐसा है सर। इधर गोवा में तो ये जो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं, ये जो प्लेटफार्म बना हुआ है, पंजाबी में बोलूं तो एक थड़ा सा बना हुआ है। तो इस थड़े पे पीछे गाड़ी लग जाती है, छोटा हाथी। उस पे जितने काजू के फ्रूट्स हैं वो सारे वहाँ ढेर कर दिए जाते हैं। उसके बाद इस मशीन के अंदर आते हैं, यहाँ से वो क्रश होते हैं। क्रश होके इस बेलचे से उठाना, बेलचा इस बेलचे से बाद में हम लोग इस बेलचे फिलिंग करते हैं। इस बेलचे से यहाँ से उठा के इस बॉक्स में डाला जाता है। इस बॉक्स को भरा जाता है और जैक की मदद से फिर इसके ऊपर जो वजन डाला जाता है और इसको क्रश किया जाता है। और जब ये आधा रह जाता है और ये जूस यहाँ से निकलकर देसी तरीके से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे 7-8 केज लगे हुए हैं। ये सारा जूस आगे चला जाता है और जो इसका वेस्टेज है उसको उधर फेंक दिया जाता है। वो आग जलाने के उपलों के काम भी आता है और कई तरह के प्रोडक्ट उससे वो वेस्ट से बनते हैं। तो प्रतीश भाई हम आगे चलते हैं, देखते हैं जूस कहाँ कहाँ है। तो वो जो क्रश किया हुआ जूस है वो सारा इस डिक्की के अंदर आ गया। तो ये कल शाम को ये सारा जूस निकाला गया था और बड़ा ये गर्म होता है जूस उस समय। इसके अंदर बड़ी हीट निकल रही होती है। 2-3 दिन इसको ठंडा करने में लगेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा और जितना ये ठंडा होता जाएगा उतना इसका नशा बढ़ता जाएगा। उसके बाद इसको आगे लेके जाएंगे। एक प्रोसेस बना हुआ है, पाइपलाइन बनी हुई है। आप यहाँ देखेंगे भट्टियाँ, जिसे हम पंजाबी में भट्टियाँ बोलते हैं। आप ये देखेंगे इन भट्टियों के नीचे आग जल रही है, इनको गर्म किया जा रहा है। ये मिट्टी के पोट हैं एक्चुअल में। इन मिट्टी के पोट के ऊपर कॉपर लगा हुआ है, ढक्कन सारा कॉपर का है। यहाँ देखेंगे लगातार भट्टियाँ हैं। प्रतीश भाई हम आगे आगे चलते हैं, पूरी दर्शकों को जानकारी देते हैं। देखिए लगातार ये भट्टी हीट दे रही है और वो स्टीम जो बनेगी उस स्टीम से ही ये सारी फेनी निकलेगी। इसका भी एक जो लेवल है, अभी इतने तापमान तक इसको गर्म करना है। उसके बाद इसको एक ये है कि अभी ये जितना हम छोटा लकड़ी डालते हैं उतना ज़्यादा स्टीम आता है, फास्ट आते हैं। एक बार आने के बाद में हम 20 मिनट्स उनको कम्प्लीटली पीछे निकालते हैं। एक बार दारू आने के बाद में हम उनको एक आधा घंटा तक कुछ नहीं लगाते, वैसे स्टॉप रहते हैं। उसके बाद में हम सीधा एक ही बड़ा लकड़ी लगाते हैं। जिस तरीके से अभी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, ऑटोमेटिक स्लो होने के बाद में एक मीडियम लेवल में उनको लकड़ी के हिसाब से जितना इस टंकी के अंदर पानी ठंडा होगा उतना विस्की अच्छी बनेगी, उतनी फेनी अच्छी बनेगी। और हमने ये भी देखा कि ऑटोमेटिक वहां से पानी निकल रहा है, वो गर्म पानी बाहर जा रहा है खेतों की तरफ और इसके अंदर दूसरा पानी फिल किया जा रहा है, फिलिंग हो रहा है उधर। ये एक बड़े सिस्टम से सारी भट्टियां बनी हुई हैं अभी। और ये बिल्कुल ये आपने सही कहा कि यहाँ एक हीट ज्यादा हो गई थी तो पानी डालकर इस लकड़ी को बुझा दिया गया है। जब जरूरत पड़ेगी दोबारा जला लिया जाएगा। अभी ऑलरेडी इसका टेम्परेचर कम हो चुका है। इधर अभी दारू का आवाज आता है। वो आने के बाद में हम लोग उनको ऑटोमेटिक कैन लगाते हैं। कैन लगा तो ये देखिए आपने देखा इस तरह से कैन लगे हुए हैं, इसके अंदर विस्की जा रही है। पाइप निकाल के प्रतीश भाई दिखाएंगे हमें। इधर आपको ऑलरेडी बड़ा स्लो प्रोसीजर है। स्लो प्रोसीजर है, अभी आने को चालू हो रहा है। जैसे ऑलरेडी फिल्टर होके आ रही है, क्योंकि अंदर एक कॉइल रहता है। कॉइल से जब हवा आती है, कॉइल से ऑटोमेटिक कूलिंग करके ये पानी से कूलिंग होने के बाद में एल्यूमिनियम कॉइल से सीधा आपको पीछे दारू आते हैं। ये ऑलरेडी नेचुरल फिल्टर है। इसको हम लोग और फिल्टर, इसमें स्पिरिट कंटेंट कुछ मिक्स नहीं करते। ये सीधा हम लोग गोवा में सेलिंग करते हैं। ये टाइम में उर्राक अभी बन रहा है, यही टाइम में हम लोग इसको सेल करते हैं। मतलब उराक बोले तो पहले तोड़ की दारू रहती है, वो अभी सबसे महंगी। तो उसमें नशा ज्यादा होता है। उसमें कंटेंट में 12% अल्कोहल रहता है, उसमें कंटेंट कम रहता है। जो पहले तोड़ की आती है उसमें हम फुल कैन निकाल के सेल करते हैं। 3000
35 लीटर का कॉस्टिंग अभी 3000 चल रहा है, उसका ओवरऑल कॉस्टिंग है ना वो तो ये 3000। जूस आप डालते किसमें, हमें ये दिखाएं। जूस हंडी में डालते हैं ऑलरेडी। अच्छा, उस हंडे, ये जो जितनी ये जो भट्टियां बनी, पोट भट्टियां, बने हुए हैं, उसमें पोट में इसके अंदर डालते भरा जाता है, बाल्टियों से भरते हैं। उसमें हम 5 HP पंप है, पंप से सीधा पंपिंग करके अब तो ये भट्टी में भरते प्रतीश हैं। भाई, अब तो ये आजकल तो साइंस ने तरक्की कर ली, तो ऑटोमेटिक प्लांट आने लग गए। आप तो अभी भी देसी तरीका अपना रहे हैं। तो ऑटोमेटिक प्लान अभी पूरा हम आप देख रहे हैं, पूरा कॉपर की भट्टी है, एल्यूमिनियम एक भी भट्टी नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भट्टी यूज करने के बाद में आपको एक कैंसर डिटेक्ट होने के चांसेस हाईली रहते हैं। कॉपर जो आधुनिक तरीके से चल रहा है वही कॉपर का ही भट्टी चल रहा है। हम वो काजुओं के पेड़ के पास चलते हैं, आपसे इसकी ग्राफ्टिंग की बात भी करेंगे, यस सर। क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। ये तो देखिए, जहाँ का एटमॉस्फेयर होगा काजू की खेती वहीं होगी, हर जगह नहीं हो सकती। हमारे वहाँ तो उत्तरी भारत में गर्मी बहुत होता है, इसलिए वहाँ पॉसिबल नहीं है। ये पेड़ जो है वो किस चीज़ की है? ये सुपारी के पेड़ है, ये आपको बनाना, ये पीटल नट, बाद में आपको सुपारी के झाड़ है। ये देखो आपको अभी केला बनाना बन चुका है और सुपारी भी आपको दिखाएंगे आज। नहीं तो इसी पे बनाना है, इसी पे सुपारी है? नहीं, ये बनाना का झाड़ है और ये सुपारी का झाड़ है। ऑलरेडी इधर सुपारी है, येलो कलर की आपको दिख रही है जी। प्रतीश भाई एक पढ़े लिखे किसान हैं, ग्रेजुएट हैं, उसी का ये नतीजा है कि काजू की खेती के साथ साथ आपने देखा केले के पेड़ है, केले पे झाड़ आ चुका है। या अगर मैं बात करूँ सुपारी की, ये पीले रंग की सुपारी आप देख रहे हैं, ये इससे भी बड़ा हो जाएगा। यस, इससे और एक कम से कम ये सर 20 मीटर तक हाइट तक पेड़ जाता है। उसका वैलिडिटी कम से कम 80 साल 100 साल तक रहता है, कुछ नहीं होता है पेड़ को सर। अभी वो छोटा बच्चा, ये मिलन टाइप का है, मिलन मतलब एक ब्रीड है उनका, हर एक सुपारी का अलग अलग ब्रीड रहता है, वो ब्रीड के हिसाब से चलता है सर। ये भी एक ब्रीड है मिलन करके। वो तो इसको सिर्फ बारिश का पानी लगता है या आप पानी देते भी ये हैं? अभी हमारा ऑलरेडी कैनल का पानी है, वो पूरा पंपिंग करके ऊपर ला के, ये कैनल का पानी है, उससे हम लोग उनको पानी डालते हैं। तो इस फार्मिंग के साथ साथ आपने बनाना फार्मिंग की, सुपारी की फार्मिंग की, आपने नारियल के भी बताए, नारियल भी आगे है सर। नारियल के पेड़ भी आगे हैं। तो नारियल का जो पेड़ है वो कितना एक मुनाफा देता है? नारियल का पेड़ में कुछ भी वेस्टेज नहीं है टोटल सर। स्टीम के लिए यूज़ होता है, उसका पत्ता बनता है, झाड़ू बनता है, उसके कोकोनट जो पहले स्टार्टिंग में वो हेल्थ के लिए अच्छे, उसको कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं। उसके बाद में उससे तेल बनता है। कोकोनट का हर चीज़ में फ़ायदा है। कुछ वो जो इसके अंदर गिरी होती है उसका तेल बनता है। गिरी जब आप सुखाने को रखेंगे, जब ड्राई होती है उसके आप तेल निकाल सकते हैं। वो तेल होने के बाद में जो रॉ मटेरियल बचता है वो भैंस को भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका कोकोनट का पत्ता भी यूज है, क्योंकि तो प्रतीश भाई, जिस तरह से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हो, तो क्या सरकार ने आपको प्रोत्साहन दिया? गोवा की गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है इस बात के लिए? गोवा गवर्नमेंट इनको सब्सिडी भी सब कुछ देती है। उसके बाद में जितना भी आपका फार्मिंग में जब आपका किसान कार्ड रहता है उसको भी आपको सब्सिडी है। नरेंद्र मोदी रोजगार योजना से हम लोग को भी पर मंथ 5000 आ रहे हैं किसान कार्ड पे। और जितना भी इसका यानी कि सरकार पूरा सपोर्ट करती है, आप खेती को करिए। और ये सारी प्राकृतिक खेती है, यहाँ किसी तरह के रसायन या खाद को यूज नहीं करते, कोई स्प्रे नहीं करते। ये जितना भी है गोबर यानी कि केंचुआ खाद यूज होती है। क्या इसमें स्प्रे या रसायन मारते हैं? मारते हैं सर। हम लोग कोकोनट को पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसको हम लोग गुड़ी, यूरिया, बाद में उसको पोटेश करके एक केमिकल आता है वो यूज करते हैं। सब झाड़ में पोटेश हम केमिकल यूज करते हैं। यहाँ के किसानों ने बताया, चाहे वो नीम के पत्ते हो, चाहे एलोवेरा हो, उसको भिगो दिया जाता है और उसका स्प्रे किया जाता है, कोई कीड़ा ना चढ़े। हाँ, इसलिए हम लोग उसको पंपिंग भी करते हैं, एक केमिकल डाल के कीड़े के लिए पंपिंग करके। अभी ये देखो आप सर, इसको अभी कुछ फल भी नहीं लगे, अभी आने वाले हैं, इसलिए हम लोग उनको पंपिंग करते हैं। नहीं पंपिंग किए तो उतना वो बड़ा वाला हम लोग को सुपारी। यहाँ इस प्लांट आपके पास कितनी खेती? आप टोटल जो जितने आपके प्लांट हैं, आप टोटल कितने एकड़ खेती कर रहे हैं? ये टोटल ये भी 4 एकड़ का ही प्लॉट है। 4 एकड़ में हम लोग उधर भट्टी सब कुछ करके रखे है। जो नारियल का पत्ता है वो लोग फूल बीन के। तो क्या ये सरकार के लोग आपकी ये भट्टी भी किस लेवल पे है, क्या वॉल्यूम क्या है इस आपकी फेनी का, चेक करने आते हैं? नहीं, गवर्नमेंट को वो आपका वॉल्यूम गवर्नमेंट को नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ आपका चाहिए आपकी ओन प्रॉपर्टी में आप भट्टी डालो, क्योंकि बाजू वाले को किसी को प्रॉब्लम ना हो सके। उसके बाद में जो आप वेस्ट क्या उड़ाते हो वो प्रॉपर जगह पे प्रॉपर आग डाल के उड़ाए। और इसके बाद में अड़ोसी पड़ोसी को कोई दिक्कत ना आए। हाँ, किसी को, क्योंकि इसका बास जो रहता है सबसे गंदा बास रहता है। साइड वाले को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आना मांगता है। और इसके और एक प्लस पॉइंट है कि उसका जो वेस्ट मटेरियल है ये भैंस ना खाए, क्योंकि ये खाने से उसके पेट में भैंस के हीट ज़्यादा होने के बाद में
जो हम लोग मिल्क पीते हैं ना उसको फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। सो जो वेस्ट रहता है वो दो चीज़ में यूज़ होता है, एक फायर के लिए जिसमें हम पाव ब्रेड खाते हैं उसमें, और दूसरा गैस बेकरी के कामों में, बेकरी के कामों में यूज़ होता है। दूसरे में उसमें अच्छा गोबर गैस बनता है, सबसे अच्छा तरीके का एक गोबर गैस बनता है, इसलिए उसका फ़ायदा बहुत है। अच्छा, गोबर गैस का प्लांट भी है? गोबर गैस का आप प्लांट बना सकते हो, पर वो गैस फिलिंग के लिए आपके पास उतना सिलेंडर ये जो चाहिए उतना यूज़ होना मांगता है कि इतना। तो प्रतीश भाई, आज के नौजवानों के लिए जो खेती से दूर होते जा रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे? खेती हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा इंडिया में ज़्यादा करके लोग खेती कर रहे हैं, और इतना भी जो एनवायरनमेंट में अभी गोवा में भी चल रहा है, तो गोवा गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट भी कर रहा है, सब चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, और स्टेट रहने दो और नेशनल रहने दो, हम लोग को अभी आगे जाके खेती करना है, क्योंकि खेती में हम लोग को 95% तो इनकम ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ज़्यादा करके, माल भी लीकर भी गोवा से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब, वैसे तो कहते हैं कि किसी पुरुष से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, नहीं। लेकिन प्रतीश भाई आप क्या कहेंगे? आप 4 एकड़ है आपके पास, आप ठीक ठाक कमा रहे हैं? हम लोग ठीक ठाक है, हम सीज़न पे डिपेंड रहते हैं, कब काजू का सीज़न आता है, कब हमारा सुपारी का सीज़न, कब नारियल का सीज़न, तो सीज़न चलता रहता है। मतलब ये फरवरी के पहले हफ्ते में फेनी बननी शुरू होती है, और मई के एंड तक ये काम चलता है, ये फेनी बनाने का। और पूरा एक साल में जो बिटवीन जो एक साल रहता है तब हम उनको सेलिंग करते हैं, लोकल बार में रहने दो, और लोकल जिधर भी लोग बाद में बीच साइड में उसको सेलिंग करते हैं। पूरा 2 महीने में हम लोग कंप्लीट रॉ मटेरियल लेके स्टॉक बना के एंटायर गोवा में सप्लाई करते हैं। तो काजू के ऊपर मैं बात करूं तो आजकल जो मैंने यहाँ बाजार में आकर सुना, आटे के काजू, मैदे के काजू, ये मिलावट वाला काम यहाँ भी चल पड़ा है। गोवा में फ़िलहाल तो टूरिस्ट लोग ज़्यादा होने के कारण में लोगों को पता नहीं है कि कौन से वाले बी खानी है और कौन से वाले नहीं खाने हैं। तो अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लिए कि FDA जो रहते हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ और सर्विस ने, उन्होंने अभी हाल ही में सर्वे कंडक्ट किए थी कि वो सर्वे में सब जितने भी रिटेलर शॉप, वाइन शॉप, जिधर स्वीट मार्ट है उधर वो चेकिंग कर रहे हैं कि सच में गोवा में रॉ मटेरियल मतलब काजू ही बेच रहे हैं कि आटा के बेच रहे हैं। इसलिए अभी वो गोवा गवर्नमेंट चेक कर रहे हैं कि क्या बेच रहे हैं। अभी मिलावट बहुत हो रहा है, लोग आटा में शक्कर मिला के ढांचे में डाल के काजू ऐसे सेल कर रहे हैं। ऑलरेडी वो काजू नहीं है, तो हमारा गोवा गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। जो प्रकृति के नियम हैं वो इंसान पे ही लागू नहीं है, पशु पक्षियों पे, पेड़ पौधों पे भी लागू हैं। तो कुछ जगह हमने देखा केवल मेल जो है वो लगे हुए थे पौधे काजू के, तो वहाँ वो फ्रूट नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ग्राफ्टिंग की और उस ग्राफ्टिंग के साथ साथ फीमेल के पौधे लगाए तो वो झाड़ देने लगे। उसका क्या प्रोसीजर है? फिलहाल हम लोग एक बार बी लगा चुके थे और एक बार कम्प्लीटली 3000 स्क्वायर मीटर में हमने लगाया, तो हमको बाद में पता चला कि वो मेल ही थे। उसके बाद में हमने टोटल एक लाइन कटिंग करके उसको फीमेल वर्जन में कन्वर्ट किया, उसके ग्राफ्टिंग करके लकड़ी को कटिंग करके ग्राफ्टिंग करके हमने अभी प्लांटेशन न्यू किया है। तो उससे हम लोग को अभी पता चला है कि जो झाड़ हम लोग आज लगा के 4 साल के बाद में खाते हैं, उससे 3 साल में ग्राफ्टिंग वाला फास्टेस्ट फल देता है और अच्छी क्वालिटी, अच्छा साइज देता है। और इसमें आजकल तो हाइब्रिड के पौधे भी आ गए। हाइब्रिड के वेंगुल्ला 7 करके एक ब्रीड है जो महाराष्ट्र का भी गोवा में ज़्यादा चल रहा है। वेंगुल्ला 6 है जो हाइब्रिड भी रहता है, उसका वेट भी ज़्यादा रहता है और किसानों को प्राइस भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ क्या हमारे उत्तरी भारत के लोग आके खेती कर सकते हैं, जगह ले सकते हैं? गोवा में एग्रीकल्चर लैंड तो अभी तो फिलहाल नहीं बेच रहे लोग, ज़्यादा करके एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि गोवा गवर्नमेंट में अभी कैनल कुछ सब्सिडी दिए, तो नए लड़के लोग मिर्ची और जो लोकल सब्जियाँ है ना वो प्लांटेशन करने। हाँ, यहाँ मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है। मसालों की खेती भी रहती है। अभी जो आप कोस्टल साइड में भी जाएंगे तो आपको मिर्ची की खेती मिलेंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीश भाई, आपने जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को। तो आपने देखा काजू के साथ साथ बनाना की खेती, और ये आपने देखा सुपारी की खेती, उसके साथ नारियल की खेती। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का अर्थ है कि प्रतीश भाई ने ऐसा किया कि अलग अलग फल लगाए, अलग अलग रखे और बिल्कुल केंचुआ खाद के साथ ही इन्हें जो है वो ग्रोथ दी। तो उसकी वजह से जो बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक फार्म है और बहुत बढ़िया है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया के किसान इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे हमारे पॉडकास्ट का, तभी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इसके बाद हम अगले पॉडकास्ट के लिए चलते हैं। यहाँ कुछ और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कुछ और बातें हैं जो आपके साथ साझा करेंगे।